तो मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। उड़ान पंखों से नहीं, उड़ान हौसलों से होती है। सफरनामा। नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं रेड 9 न्यूज का विशेष कार्यक्रम सफरनामा। सफरनामा विशेष संवाद में आज हमारे बीच मौजूद हैं इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया जी। जानेंगे इनके सफर के बारे में कि आखिरकार विद्यार्थी जीवन से निकल करके कैसे पुलिस महकमे तक पहुंचे, क्या है कहीं अनकही कहानियां और कैसी हैं इनकी अब तक की यादें। जानेंगे इन्हीं से। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जानेंगे कि विद्यार्थी जीवन से निकल करके आखिरकार इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, पारिवारिक परिदृश्य कैसा था और कैसे उतार चढ़ाव आए, कैसी चुनौतियों का सामना किया और आज अपने मुकाम पर पहुंचे। तमाम सवाल होंगे और जवाब देंगे राजेश दंडोतिया जी। सर, कैसे देखते हैं आपका पारिवारिक परिदृश्य, पहले बताइए ना दर्शकों को, कैसा क्या रहा, बचपन कहाँ बीता, पढ़ाई का वो दौर, क्या बचपन से ही ये जहन में चल रहा था कि पुलिस महकमे का हिस्सा बनना है, ज्वाइन करना है, जनता की सेवा करना है? मुरैना का रहने वाला हूँ। मुरैना डिस्ट्रिक्ट है, ग्वालियर के पास है जी। वहीं से मैंने एजुकेशन पूरी की, फिर ग्वालियर से एजुकेशन ली मिसिल स्कूल से, फिर उसके बाद कॉलेज किया ग्वालियर से। उसके बाद प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली चला गया था और सबसे पहले मेरी डॉक्टर बनने की इच्छा थी जी। 12th और उससे पहले बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं क्रिकेटर बनूं। तो काफी क्रिकेट खेलता था। कहीं अलग अलग जहन में कहानियां चल रही थी, कभी क्रिकेटर बनना था, कभी आप चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। हाँ। और आपको नसीब लेकर के आ गया पुलिस में। हाँ, फिर जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं पुलिस में आ जाते हैं। तो लगातार क्रिकेट में अभी भी खेलता हूँ। इनफैक्ट पहले बहुत खेलता था, चूंकि मुरैना में काफी ज्यादा उस समय पेरेंट्स केवल स्टडी पे ही मतलब फोकस रहता था कि आपको पढ़ाई करनी है, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं। हाँ, स्कोप है नहीं, तो इस तरह से सारी चीज़ें रही थी, तो वो ध्यान नहीं दे पाया। फिर डॉक्टर का मैं सोचा था, एक साल ही सोचा जब मैंने 11th-12th, क्योंकि उस समय ट्रेंड यही रहता था कि अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो आपको PMT देना है, अगर मैथ्स लेते हैं तो PET देना है। उस समय का जो ट्रेंड था, तो इसलिए मैंने दिया, कोई ड्रॉप नहीं लिया और ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद तैयारी की और ये 3rd अटेम्प्ट में मेरा यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया था PSC। पढ़ाई में कैसे क्या थे सर, आप बोल सकते हैं एक शुद्ध भाषा में कमजोर छात्र थे, मतलब डांट डपट के साथ पढ़ाई हुई आपकी या गंभीर थे बचपन से? डांट डपट के साथ ही हुई है बेसिकली। पढ़ाई में कमजोर तो नहीं था, लेकिन पढ़ता बहुत कम था जी। क्योंकि खेल का मुझे सुबह अगर ग्राउंड चला जाता था संडे को, बाकी तो स्कूल जाना पड़ता था, सुबह से लेकर शाम तक क्रिकेट खेलता रहता था ग्राउंड में, तो समय कम दे पाता था। फिर धीरे धीरे फोकस होता चला गया, जैसे जैसे आप सीरियस होते हो अपने फ्यूचर के प्रति, फिर चीज़ें समझ में आने लगती है, मैच्योरिटी बढ़ती है, फिर आपको लगता है कि एक कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे मैच्योरिटी आती गई और फिर स्टडी करते गए। खेलने वाले बच्चे अक्सर मस्तीखोर भी होते हैं, माता पिता से भी डांट पड़ती है, स्कूल के होमवर्क वगैरह भी कंप्लीट नहीं होते। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि खेल ख्यालों में इतने मदमस्त हो गए कि वो टीचर का दिया हुआ होमवर्क भूल गए? कोई डांट वांट कुछ ऐसे पड़ी क्या? हमेशा से पड़ती थी जी। और हमेशा ही मेरा होमवर्क कभी पूरा नहीं रहता था, मतलब मैं कभी नहीं करके जाता था। और उस समय पिटाई भी होती थी स्कूल में जी। उस समय तो बहुत मारा जाता था, अब तो ये काफी हो गया कि बच्चों को मारना नहीं है, अभिभावक स्कूल पहुंच जाते हैं, हमारे बच्चों को क्यों मारा? बेसिकली मैं उस समय डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट नहीं था, क्योंकि मैं खेलता बहुत था, मेरा इंटरेस्ट लगता, मूवीज बहुत देखता था, पढ़ाई में बहुत कम मन लगता था। धीरे धीरे करके फिर अपने आप शिफ्ट हो गया। फिर परिवार को देखा, बड़े भाई मेहनत करते थे, मुझे पढ़ा रहे थे, पेरेंट्स थे, मम्मी वगैरह, पापा, काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी, तो अपने आप ही वो बाय डिफ़ॉल्ट ये चेंज होता चला गया मेरा। और फिर स्टडी, कुछ समय के लिए स्टडी में सीरियस हो गए तो सिलेक्ट हो गए। पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी थी सर? आदर्श किसे बोल सकते हैं? बोलते हैं कि परिवार में जैसा माहौल होता है हमारी कामयाबी के पीछे उसका एक बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे मुरैना में ही, और मदर थी, तो मम्मी की कई पूरी जिम्मेदारी थी जी। क्योंकि पापा 12th तक पढ़े थे, फिर उन्होंने पढ़ाई नहीं की, तो मम्मी की जिम्मेदारी थी। मम्मी मेरी AA थी, LLB भी किया था, और तो मम्मी का ही फोकस स्टडी पे था। और बड़े भैया थे, तो वो हमें इंस्पायर करते थे, मोटिवेट करते थे। दिल्ली भी जाता था। पारिवारिक जो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो भैया काफ़ी मेहनत करके और फिर कोचिंग की फीसेज, क्योंकि कोचिंग की फीस काफ़ी होती थी, साधन संसाधनों की कमी में पले बड़े हैं। हाँ बिल्कुल। एक साइकिल जो बच्चे चलाते हैं, मैं
बचपन से साइकिल की मांग करता रहा, तब जाके मुझे 11th में पापा ने दिलवाई, क्योंकि आर्थिक परिस्थितियाँ हमेशा ऐसी रहती है। फिर देखिए परिस्थितियां जब जब विपरीत होते हैं, संकल्प उतने मजबूत होते जाते हैं, और खैर उसका जो सृजन का बीज है आज हम सभी के सामने है, हम सभी देख सकते हैं। कैसे देखते हैं सर, जब संसाधनों का अभाव रहा तो क्या कोई कोचिंग वगैरह का सहारा लेना पड़ा, या आप सेल्फ स्टडीज करते थे, खुद में समय देते थे, पढ़ने लगे थे, और आगे की उच्च शिक्षा के लिए फिर आप कहाँ गए अपने? बेसिकली मैं कोचिंग करने के लिए गया था दिल्ली जी। 2 महीने मैंने कोचिंग की, 2 महीने, फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैं सेल्फ कर सकता हूँ जी। खुद स्टडी करूँगा तो ज़्यादा फोकस्ड रहूँगा, क्योंकि जो पढ़ाया गया, जो नोट्स दिए गए, वो फिर उन्हीं के जो उनका जो फोकस है, उन्होंने जो समझा है वही मुझे समझना है। तो इससे अच्छा मैं अगर बुक्स को पढूं, मैं अपने नोट्स बनाऊं, मैं खुद ही करूं, तो मेरा फोकस, तो मैं उसमें से कुछ और भी चीज़ें समझ सकता हूं। तो ये ख्याल सर जहन में कब आया कि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स की तैयारियां करनी है, सिविल लाइन में जाना है? चूँकि मेरी मम्मी भी तैयारी करती थी, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनकी इच्छा थी कि बच्चे बने, तो मैं तो बना ही। फिर उसके बाद मेरा छोटा भाई भी यूपीएससी सेलेक्ट हुआ था, अभी जॉइंट कमिश्नर जीएसटी है, कलकत्ता से अभी ट्रांसफर होकर भोपाल आया है, तो हम दोनों लोग सिलेक्ट हुए थे। तो इस वजह से ऑलरेडी वहाँ माहौल था, मम्मी ऑलरेडी, मतलब आपकी प्रेरणादायक, आपकी बोल सकते हैं कि मार्गदर्शक आपकी माता जी, मम्मी थी और बड़े भैया थे, ये दोनों ने ही मुझे काफ़ी वो किया। ये इंटरव्यू का जो दायरा रहता है, ये बड़ा टफ टास्क होता है। कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, फिर वहां से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वहां चयन नहीं होता, वापस ABCD से तैयारी करनी पड़ती। आप उन तमाम पड़ाव से गुजर चुके हैं, चूंकि आप स्वयं तीसरी बार में सिलेक्ट हुए। कैसे देखते हैं, वो प्रेशर कैसा रहता है जहन में? बेसिकली प्रेशर लेने के ऊपर होता है, समय जैसे जैसे लंबा चलता जाता है और आप सिलेक्ट नहीं होते तो प्रेशर बनता जाता है। इंटरव्यू में जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते, तो मैं तो शुरू से, जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया था, तो मैं जानता था कि मुझे पोस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका मेंस में रिटर्न जो होता था, मेंस में अगर जब आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो आप कितने भी इंटरव्यू दे लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कई लोग जैसे इंटरव्यू से वापस लौट आते हैं, तो उनसे मेरा यही कहना है कि मेंस में स्कोर करें। मेंस में जब आप अच्छा स्कोर करेंगे तभी जाके इंटरव्यू मतलब मेंस पे फोकस करना चाहिए, वहाँ एक अच्छा स्कोर अगर कर देते हैं तो इंटरव्यू थोड़ा आसान बोला जा सकता है। तभी आसान हो, क्योंकि इंटरव्यू की एक लिमिट होती है स्ट्रेच करने की, 80 मार्क्स से आप 100, 120, 130, लेकिन मेंस का दायरा बड़ा होता है, जिसमें आप 100 मार्क्स या 150 मार्क्स आप स्ट्रेच कर सकते हैं। मिनिमम इंटरव्यू में आपको 60-70 मार्क्स तो मिलेंगे, अगर आप एवरेज भी है 75 से 80 आप मान के चलिए। अब वो 40 नंबर ही आप बहुत एक्सलेंट होंगे तो उसको स्ट्रेच कर पाएंगे, जबकि रिटर्न्स में अगर आप 100, 150 आप थोड़ी सी मेहनत, मतलब वहाँ मेहनत अगर करते हैं तो स्कोर किया जा सकता है। इसलिए जो स्टूडेंट लौट के आते हैं इंटरव्यू से, तो वो इसलिए लौट के आते हैं कि वो रिटर्न में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। बार बार इंटरव्यू तो देते हैं, लेकिन जो अपनी जो बैकबोन है, जो मेंस का जो एग्जाम, मेंस के रिटर्न के एग्जाम है, जब तक उस पर फोकस नहीं करेंगे, राइटिंग स्किल डेवलप नहीं करेंगे, कहाँ कमी हो रही है कि हमें मेंस पे बॉर्डर पे ही सिलेक्शन होता है, बॉर्डर के आसपास ही। जब आपका बॉर्डर पर सिलेक्शन होगा तो इंटरव्यू में कितने ही मार्क्स मिल जाए, दोनों को मिला के आपकी जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो आप निश्चित रूप से कम होंगे। आप ऐसे समझें कि जैसे कि किसी व्यक्ति के 1400 मार्क्स आए हैं रिटर्न में और पोस्टें 100 है, तो उसमें 3 गुने लिए जाएंगे, तो 100 इंटू मतलब इंटरव्यू में 3 गुने लिए जाएंगे, तो 300 हो गए वो। अब 300 में वो व्यक्ति भी सिलेक्ट होगा जिसके 1250 होंगे, तो लास्ट हो गया, सिलेक्ट वही होने हैं। अब वो कितना भी स्ट्रेस करेगा नीचे से, फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। ये दिस इज द, तो इंटरव्यू का एक स्ट्रेस बोला जा सकता है कि बहुत ज्यादा। अच्छा, आपका कैसा था जब पता हो कि अब नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू है, चूंकि एक बार आप दे भी चुके थे, क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। मैं एक बार यहाँ आया था इंदौर में, तो मैं मॉक इंटरव्यू दिया था, तो मुझे बोल दिया था, उस समय कोठारी चलता था, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें मॉक इंटरव्यू की ज़्यादा जरूरत नहीं है। एक कोई आयुर्वेद की दवाई रहती थी, वो खाते थे जिससे प्रेशर नहीं होता। तो उन्होंने कहा तुम ये मत खा के जाना, वरना वहाँ पर इंटरव्यू वालों को दिक्कत आ जाएगी। तो मैं बड़ा नॉर्मल था, मैंने रात भर पूरा मैच देखे थे, उस समय मैच भी चल रहे थे, और लकीली कुछ क्वेश्चन मैच पे ही आ गए थे, क्रिकेट पे। इंटरव्यू बेसिकली होता क्या है, आपकी जो एक्चुअली क्या होता है कि इंटरव्यू को लेके काफी सारी भ्रांतियां हैं ना। बोलते हैं कि शर्ट के बटन पूछे जाते हैं कि शर्ट में कितने बटन है, तुम आए तो सीढ़ियां कितनी थी। ये कई प्रकार की भ्रांतियां हैं जो सामाजिक तौर पर फैलाई जाती हैं कि जब PSC UPSC के जब इंटरव्यू होते हैं तो इस प्रकार के इंटरव्यू में क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसा वाक्य आपके साथ हुआ, या ये सब खाली कहने की बातें हैं, बहुत ही डेटाबेस बातें होती हैं? मेरे मुझसे पूछा गया था कि आप जो स्टेयरकेस चढ़ के आए हैं जी, कितनी सीढ़ियां हैं उसमें। मैंने कहा 20। आर यू श्योर? मैंने कहा श्योर, क्योंकि उन्होंने भी नहीं गिनी थी, कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे। गिनी मैंने भी नहीं थी। पर्सनैलिटी बेसिकली आपकी कैसी है इंटरव्यू में वो चेक होती है। आप बटन खुले हों,
सॉरी सर, सिंपल सी बात है, बटन खुले हों लगे हों, इट्स नॉट मैटर। ये सिंसियरिटी शो करेगी आप कितने डिसिप्लिन हैं, बट अल्टीमेटली वो व्यक्ति आपकी पर्सनैलिटी को चेक कर रहे हैं। उसमें हमें बिल्कुल जैसे हम फॉर्मल अप्रोच होनी चाहिए, लेकिन हम जब जवाब दें तो इनफॉर्मल रहें। उसमें होता क्या है कि वो आपकी पर्सनैलिटी चेक कर रहे हो, हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको जानने का पूरा हक है, तो वो कुछ भी क्वेश्चंस कर सकता है। और इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने के लिए आते हैं कि आप कैसे तुरंत निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि आप जब जाओगे फील्ड में तो आपकी इतनी भीड़ के साथ इतने बड़े बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ेंगे, तो आप वो कैसे टैकल करोगे। तो इंटरव्यू जस्ट अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, दैट्स इट। कैसे देखते हैं सर, इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हो गया आपका, जब वो सिलेक्शन का जब लेटर आपके हाथ में आया होगा कि अब आप सिलेक्ट हो गए, आपका चयन हो गया, जब आपने चेक किया होगा, वो फीलिंग, वो भावनाएं कैसी थी? फिर तो माता जी को बहुत अच्छा लगा होगा कि फाइनली आप सिलेक्ट हो गए, परिवार का माहौल एक बहुत ही खुशमिजाज हो गया होगा कि फाइनली हमारा बच्चा सिलेक्ट हो गया। छोटी जगह सिलेक्ट होते हैं तो स्वाभाविक है मुरैना से उत्साह और ज्यादा होता है। हाँ, गली में पूरे मिठाई बटी और सब वो सब चीज़ें होती है। कलर होली नहीं खेली थी हमने, क्योंकि होली की समय इंटरव्यू होती है, तो फिर होली खेलेगी उसी दिन। तो ये सारी चीज़ें चलती है क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं छोटी जगह में लोगों के। गली के लोगों को भी ऐसा लगता है चलो अपने यहाँ कोई सिलेक्ट हो गया। मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, मुझसे जुड़े लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी थी। मेरे लिए नॉर्मल ये भी होता है ना कि पीछे जो भाई बहन है या परिवार में जो लोग हैं उनके लिए भी एक आदर्श एक तैयार हो गया कि हाँ, तैयारी की जा सकती है। अगर ऐसे कम पढ़ने लिखने वाला बच्चा अगर तो थोड़ा कम सिंसियर है, अगर वो चयन हो सकता है, तो हम भी अगर तैयारी करें तो हमारा भी चयन हो सकता है। बिल्कुल, चयन किसी का भी हो सकता है। उसमें कोई भी इंटेलिजेंट या कोई भी एवरेज या कोई भी बिलो एवरेज स्टूडेंट्स नहीं होते। स्टूडेंट्स सब एक जैसे होते हैं जो अपने आप को डेडिकेटेड कर लेते हैं, टारगेट ओरिएंटेड कर लेते हैं, वो सिलेक्ट हो जाते हैं। जिनको हम लोग इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्टडी का एक पैटर्न होता है। आप जो भी मेहनत करें ऑनेस्टी से करें मेहनत। आप ये दिखाने के लिए ना करें कि देखिए मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, रात भर जग रहा हूँ। मैंने कभी नहीं दिखाया। मैं कभी 15 दिन बहुत पढ़ता था और कभी 15 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ता था। इम्पोर्टेंट आप किसको दिखाएंगे? आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, स्वयं को सिलेक्ट कराना है। और हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान लेने के चक्कर में हम अपनी फोकस खो देते हैं कि हमको इतना पता है। हमें सिर्फ सिलेक्ट होने के लिए स्टडी कर रहे हैं तो उतनी ही स्टडी करें, बट फोकस्ड स्टडी करें। जी सर, कैसे देखते हैं, सिलेक्शन हो गया, एकेडमी की तरफ बढ़े, आप ट्रेनिंग के लिए गए होंगे, वहाँ का कैसा क्या माहौल रहता है? बताते हैं बड़ा अनुशासित वहाँ का माहौल होता है। अच्छा। और एक बोल सकते हैं कि कच्चे मिट्टी के घड़े रहते हैं, वो सांचे में ढालने का काम, असल काम एकेडमी में ही होता है कि कैसे अनुशासित रहना है, तमाम चीज़ें होती, काफ़ी ट्रेनिंग होती है। वो कैसा दौर था आपके जीवन का? सभी जगह से अलग अलग क्षेत्रों से लोग सिलेक्ट होके आते हैं। जब आप जिस जॉब में जा रहे होते हैं वो सबको डिसिप्लिन करने के लिए ट्रेनिंग होती है। और सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं तो अलग अलग व्यवहार रहते हैं, लेकिन सबको ये डिसिप्लिन सिखाया जाता है। ट्रेनिंग का बेसिक कंसेप्ट यही है कि आपको उस लायक बनाया जाता है जिसके लिए आप सिलेक्ट हुए हो। और जब आपको फील्ड में निर्णय लेने होंगे, लगातार मेहनत करनी होगी। गणेश विसर्जन जैसे चलता है तो 3 दिन तक चलता है जबलपुर में, तो फिर 3 दिन तक आप लगातार आपको जगते रहना पड़ेगा। तो आपको टफनेस दी जाती है कि आप जो फील्ड में काम करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको ढाला जाता है। ट्रेनिंग, जब आप ट्रेनिंग में रहते हैं तो ट्रेनिंग आपको बड़ा खराब सी लगती है, मतलब नेगेटिव लगती है। लेकिन जब आप ट्रेनिंग से जैसे फील्ड में आते हैं तो आपको ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगती है। आप सिंघम रूपधारी एक ऑफिसर माने जाते हैं, इंदौर ही नहीं समूचे मध्य प्रदेश में। क्या ये पहले से जहन में रहता था कि एक स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए अपने काम को लेकर के, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के, अपने कर्तव्यों को लेकर के? तो क्या फिल्मों का कोई आपके जीवन पर बहुत महत्व, क्योंकि आपने बोला आप फिल्में कई देखते थे और फिल्में देखना पसंद भी करते थे, तो क्या कोई ऐसा था क्या फिल्मी किरदार आपको बहुत अच्छा लगता था? कोई मूवी ऐसी हो जिससे आप बहुत इंस्पायर हुए हो? ऐसी तो कई फिल्में हैं, लेकिन जिस तरह से जब आप काम करते हो फील्ड में तो कई लोग पब्लिक के लोग होते हैं या फिर मीडिया होता है या जो लोग आपके काम को देख रहे होते हैं, वो फिर अपने हिसाब से उस समय अगर कोई पिक्चर आ रही है तो फिर पिक्चर के हिसाब से वो नाम रख देते हैं। बट सर्टेनली कई ऑफिसर्स काम करते हैं, कई लोग बहुत मेहनत करते हैं और ये कई बार लक होता है कि आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाता है। कई बार हर जगह आप एफर्ट्स करते हैं तो एफर्ट्स में कई बार सक्सेस मिल जाती है और कई बार आपको उतनी सफलता मिल नहीं पाती है। तो जब CSC परदेसीपुरा था तो चूँकि एक अभियान चलाया था, गुंडा अभियान, जो आपने चूंकि अब मुद्दा छेड़ ही दिया है परदेसीपुरा का, तो आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली मर्तबा हुआ था जब आपके कार्यकाल के दौरान महज 24 घंटे के भीतर 100 गुंडों की गिरफ्तारी हुई थी।
सर क्या वाकया था, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। बेसिकली चूंकि अब जहाँ भी पोस्टिंग होती है तो आप जब नए क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि आपके जो मेन क्रिमिनल्स होते हैं, एसटी होते हैं, निगरानी बदमाश होते हैं, तो अगर आप कुछ क्षेत्र में, नए क्षेत्र में आप जाएंगे तो आप कैसे अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। तो उसमें सबसे बेहतर ये है कि जो एसटी है, जो पुराने रिकॉर्डेड हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, आप उनको हिरासत में लीजिए, उनसे पूछताछ कीजिए, तो वो आपको कई इनपुट भी देते हैं। तो इस तरह से टारगेट, चूँकि उस समय सर्किल में परदेसीपुरा, बाणगंगा, हीरानगर था, तो उसमें मैंने लिस्ट उठाई थी, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद जिससे आप फेमिलियर हो जाते हो, फिर वही व्यक्ति आपको फिर बाद में इंफॉर्मेशन भी देते हैं। तो चूँकि उनका आतंक भी वहाँ था जहाँ पर वो रहते थे, उस कॉलोनी में था, तो ये ज़रूरी था कि लोगों के बीच से इनका डर निकाला जाए। तो उस समय फिर ये अभियान चलाया गया था, और जिसमें कि वरिष्ठ अधिकारी थे, डीआई साहब साइमन और सर थे, और आईजी मैडम थी अनुराग शंकर मैम, तो उनके मार्गदर्शन में ये पूरी जो कार्रवाई हुई थी वो पूरे इंदौर में भी फिर इसका आमतौर पर एक देखा जाता है कि बड़े हिस्ट्री सीटर्स को पकड़ने से पहले एक खौफजदा पुलिस महकमे में भी होता है। डायरेक्ट किसी के गिरेबान तक पहुंचना अपने आप में, कई बार हमने भी देखा, जनता भी देखती है कि सीधे कोई नहीं पहुंचता। तो ये जोश, ये उत्साह, ये ऊर्जा कहाँ से आती है आपके अंदर? बेसिकली ये बेखौफ रहना है, कोई टेंशन नहीं है, फ्यूचर का कोई डर नहीं है, किसी गुंडे से मुझे डरना नहीं है, सबने कर्तव्य के लिए आगे बढ़ते रहना। वैसे सभी लोग इस तरह की काम करते हैं, क्योंकि कुछ एक्सपोजर मिल जाता है किसी को और किसी को नहीं मिलता है, बट सर्टेनली पुलिस में सभी लोग ऐसे काम करते हैं। और अब वो समय चला गया कि जब कोई बहुत बड़ा गुंडा हो और उससे कोई पुलिस डरती हो, वैसा नहीं है। पर आपके साथ ऐसा है कि तमाम बड़े अधिकारी चाहते हैं कि आप मतलब उस सिटी में हो, उस जिले में हो, उस शहर में हो, तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व आपका ऐसा है, कार्यशैली आपकी एक बोल सकते हैं सजग पहरी की है, ये कारण है कि बेसिकली कई बार क्या होता है, जैसे आप अगर क्रिकेट खेलते रहते हो पहले, और कहीं एक विभाग का मैच होता है, तो लकीली आप रन बनाएंगे। जैसे कि मेरा प्रेस क्लब से एक बार मैच हुआ था, तो मैंने 100 मारी थी एनडीपीएस ग्राउंड में, उस समय सीएसपी था। ऐसे ही क्या होता है कि कुछ ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जो आपकी जॉब से मैच कर जाते हैं। हाँ, तो जैसे क्राइम का डिटेक्शन मुझे बड़ा अच्छा लगता था, फिल्मों में जो दिखाया जाता था, तो उनसे काफ़ी मैं मोटिवेट होता था। तो वो चीज़ें, इंटरेस्ट जो था वो फील्ड में वो मैच कर गया। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कार्रवाई से पहले, मतलब अगर एविडेंस है तो मैं कार्रवाई, और सभी लोग करते ही हैं, सभी लोग ही करते हैं। आप पहले भी इंदौर में रहे, वर्तमान में आप क्राइम एडिशनल एसपी हैं, बहुत विशेष दारोमदार मतलब बोला जा सकता है कि आपके मजबूत कंधों पर है। तो पहले के इंदौर के आपराधिक गतिविधियों में और वर्तमान में क्या मूल अंतर आपको समझ में आया? पहले काफ़ी रिलैक्स था, और बिल्कुल जिस तरह काम करना होता था फील्ड में उस तरह काम करता था, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती थी। अब जो ये पोस्ट है बेसिकली ये काफ़ी क्राइम ब्रांच काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, क्योंकि इंदौर पूरे शहर में और देहात पूरे जिले में एक ही क्राइम ब्रांच की पोस्ट है एडिशनल एसपी की। बाकी फील्ड में आपके जैसे सीएसपी जब मैं था तो कई सीएसपी थे, तो कहीं ना कहीं कंपेंसेट हो जाती थी, मतलब चुनौतीपूर्ण है। हाँ, ये लेकिन ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जो काम थाने स्तर पर, कई बार थाने कई ड्यूटियों में रहते हैं, वीआईपी ड्यूटी, वो इतना ज़्यादा इंगेज होते हैं, कई घटनाओं को डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो जहाँ वो घटना डिटेक्ट नहीं हो पाती है, तब फिर उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्राइम ब्रांच में आती है। और क्राइम ब्रांच में एक कोऑर्डिनेशन भी सबके साथ संभालना, क्योंकि आपके कई फील्ड के ऑफिसर्स हैं, उनके साथ समन्वय बनाते हुए कार्रवाई करना, ये टफ टास्क है। इसमें मैं सबसे पहली बार थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी स्किल की ज़रूरत होती है कि सभी के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए, क्योंकि आप जब कोई कार्रवाई करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे थाने पे होनी चाहिए थी कार्रवाई, और निश्चित रूप से एक बेसिक स्वभाव रहता है लोगों का। तो कोऑर्डिनेशन को बहुत बेहतर ढंग से करते हुए सभी थाना प्रभारी, सीएसपी, सभी एडिशनल एसपी, सभी सीनियर ऑफिसर्स के साथ समन्वय बनाते हुए एज एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच करना टफ टास्क है। थोड़ा सा मैं असहज महसूस कर रहा हूं। सर, जो कि आपने स्वयं भी बोला, कहीं ना कहीं अपने अधीनस्थों को साथ लेकर के उनके अंदर एक बोला जा सकता है पॉजिटिव एनर्जी के साथ में काम करना, तो उन्हें इस घबराहट से दूर रखने के लिए, या ये बोला जा सकता है कि उन्हें उनके कर्तव्यों के लिए हमेशा सजग रहने के लिए क्या करते हैं आप, उनको मोटिवेट कैसे करते हैं? रोल कॉल में जाता हूँ। रोल कॉल में कभी कभी जब मुझे बहुत लगता है कि मुझे जाना चाहिए तो मैं रोल कॉल जाता हूँ। सफलता सभी को पसंद है, मतलब जब आप किसी मर्डर में लगे हुए हों और आपने ट्रेस कर लिया, सभी लोग खुश होंगे, बट उनको प्रयास के लिए ही संतुष्ट करना, ये मेरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है एज ए लीडर, कि उनके प्रयास से ही मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि रिजल्ट उनके हाथ में नहीं है, उनके हाथ में प्रयास है। अगर वो प्रयास करते हैं तो मैं प्रयासों को ही ज़्यादा महत्व देता हूँ उनसे, कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हो सकता है लकीली खुल जाए, हो सकता है ना खुले, बट आप मेहनत करना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा प्रयास।
और एज ए टीम मेंबर काम करेंगे अगर हम, तभी हम टीम से बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे। तो एज ए सीनियर ऑफिसर का जो डिसिप्लिन होता है वो एक अलग बात है, लेकिन एज ए टीम मेंबर की तरह काम करता हूँ। अगर आपने देखा होगा पिछले 6 महीने में काफ़ी ऐसे काम हुए हैं, तो मैं हमेशा उनसे ये बोलता हूँ कि जब आप कांस्टेबल हो क्राइम ब्रांच की, जब आप सूचना दे सकते हो, तो फिर मैं तो एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच हूँ, मेरे पास तो सूचना इस स्तर की होनी चाहिए, क्योंकि मैं हेड कर रहा हूँ क्राइम ब्रांच को। तो अभी आपने देखा होगा मैंने फिर काफी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जितने बड़े जो भूमाफिया थे उसमें सब मैं नेटवर्क डेवलप किया। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिनके तक कभी कोई नहीं पहुंच पाया, ये श्रृंखला इंदौर में शुरू हुई, बोबी छाबड़ा से शुरू हुई और अंत हुआ जीतू सोनी होते हुए एक लंबा सिलसिला जारी रहा। भूमाफियाओं के गिरेबान को पकड़ने में आप कामयाब रहे। कैसी क्या कहानी है, क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? कि ऐसा तो है नहीं कि ये भूमाफिया सडनली उत्पन्न हुए, ये पहले थे ही नहीं, अवतरित होके एकदम से इंदौर में प्रकट हो गए। ये तो बहुत लंबे समय से अपनी माफियागिरी बल्लेबाजी चालू रखी हुई थी। पुलिस तो पहले भी थी जी, माफियागिरी तो पहले भी होती थी, प्रॉपर्टी तो पहले भी हड़प लेते थे। मैं जब आया था तो निश्चित रूप से फरवरी में ज्वाइन किया था मैंने, तो हमारे पास टारगेट था। उन्होंने बताया कि भूमाफियाओं के खिलाफ काफ़ी FIR है, मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने बताया, लेकिन अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, तो इन पे काम करना है। क्योंकि सभी लोग काम करते हैं, ये बाय लक होता है, सभी थाना प्रभारियों ने भी, सभी और अन्य CSP एडिशनल SP ने भी काम किया, सभी लोगों ने काम किया, बाय लक मुझे सक्सेस मिली, बाकी मेहनत सभी करते हैं। तो फिर सबसे पहले बॉबी छाबड़ा को हमने अरेस्ट किया था, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर युवराज उस्ताद को किया, उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर कोरोना आ गया मार्च में। तो मार्च से लेके फिर जब 22 मार्च 24 मार्च के बाद लॉकडाउन के बाद फिर अप्रैल मई और जून, ये 3 महीने कोरोना पीरियड रहा, बहुत पैनिक हो गया। फिर काफी वैसा टाइम था। इन दिनों में सर काफी टेक्निकल अपराध भी हुए ना, तकनीकी रूप से अपराधों साइबर क्राइम बहुत चरम स्तर पर पहुंच गया। चुनौती थी। दूसरा जो फील्ड में ऑफिसर्स काम करते हैं कोरोना के लिए, तो वो काफी काम कर रहे थे। तो उस समय में एज ए एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच आई वाज एक्सपेक्टिंग के क्राइम जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा क्राइम तेजी से बढ़ेंगे, तो हम लोगों ने फिर उससे प्लानिंग की सारी, हमने पूरी कड़ी मेहनत करके प्लानिंग, मतलब जैसे लोग कोरोना वॉरियर्स थे, हॉस्पिटल रहते थे, वो नहीं जाते, तो मैं भी ऑफिस में ही रहता था, घर नहीं जाता था। तो कड़ी मेहनत करके हमने उस पूरे समय को, लॉकडाउन वाले समय को सूचना डेवलप करने में, प्लानिंग में, साइबर एक्सपर्टाइज में, पूरे में उसमें हमने इन्वेस्ट किया। जैसे ही लॉकडाउन खुला, उसके रिजल्ट्स ये थे कि लॉकडाउन खुलने के बाद से सबसे पहले हमने चंपू अजमेरा उठाया, जो कि 30,000 का इनामी था भूमाफिया। फिर देन हमने हैप्पी दबन को उठाया, फिर उसके बाद फिर महेंद्र सोनी, फिर उसके बाद जीतू सोनी, उसके बाद फिर संदीप रमानी, फिर सतबीर छाबड़ा, फिर उसके बाद साजिद चंदनवाला, और फिर अंत में जो इस लिस्ट में जो नाम था अरुण डागरिया। एडवाइजरी फर्म घोटाले में भी काफी सक्सेस मिली आपको। जी, बेसिकली पहले तो बोला जा सकता था कि पुलिस जो है वो अपराधी तक, यहाँ तो पुलिस फरियादी तक पहुंचने तक में कामयाब हुई। कैसे देखते हैं इसमें एडवाइजरी में क्या होता है कि एडवाइजरी में जो कंपनियां यहाँ चल रही हैं वो किसी भी व्यक्ति को यहाँ टारगेट नहीं करती हैं, क्योंकि ये इंदौर के हैं। अगर इंदौर में टारगेट करेंगे तो वो एप्लीकेशन देके अगले दिन खड़ा हो जाएगा, इसलिए वो टारगेट करते हैं इंटीरियर के लोगों को, दूर के लोगों को, महाराष्ट्र, साउथ, हरियाणा, झारखंड, बिहार। तो जब वो उनके साथ वो धोखा करते हैं तो वो एप्लीकेशन देने कहाँ जाएंगे? वो अल्टीमेटली घटनास्थल तो इंदौर ही कहलाया जाएगा, तो अल्टीमेटली वो कहाँ जाएंगे? वहाँ की पुलिस भी नहीं आ पाती है। सेम ऐसे ही है जैसे कि OTP घोटाले, OLX घोटाले, जॉब घोटाले जो जमतारा से होते हैं। ये तो सर अब बहुत होने लग गए, मतलब ये कभी इक्का दुक्का सुनने में आता था। वो टारगेट कर रहे हैं उनसे बाहर के लोगों को, इंदौर के लोगों को। तो इंदौर के लोग अब इंदौर से कितने लोग वहां जा पाएंगे? ठीक उसी प्रकार एडवाइजरी में यही था। तो फिर हमने सोचा कि वी शुड टेक इनिशिएटिव। फिर हमने कंप्लेंट के लिए एक नंबर जारी किया, वहाँ से कंप्लेंट्स आई काफ़ी बाहर से। कंप्लेंट करने के बाद फिर रेड की कार्रवाई की गई। फर्स्ट जो मार्च में हमने रेड डाली थी उसमें 11 कंपनियों पर कार्रवाई की गई थी, और फिर उसके बाद अभी रेड डाली थी जुलाई में, तो इसमें 6 कंपनियों पर कार्रवाई की गई थी। तो निश्चित रूप से ये इससे काफ़ी मैसेज बहुत क्लियर है, वो खुद ही पब्लिक फील करती है कि अब इन लोगों ने काफ़ी अपने जो कोड ऑफ कंडक्ट सुधारे हैं। जो लीगल कंपनियां वो लीगल तरीके से ही काम कर रही हैं, और जो नॉन सेवी कंपनियां हैं वो भूमिगत हो गई हैं, या तो आसपास शिफ्ट हो गई हैं, अहमदाबाद चली गई हैं, राजस्थान चली गई है, या फिर अभी भी जो कुछ लोग कर रहे हैं छुप कर, उन पर भी हमारे निशान टारगेट में है, उनको भी हम खत्म करेंगे। सर कैसे देखते हैं, पहले अपराध बहुत सीधे सीधे होता था, मर्डर हो गया, अब अपराध होते हैं तो बॉडी जला दी जाती है, इतनी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दी जाती है कि पहचान होने में कई दिन लग जाते हैं।
ये अपराध करने की, अपराधियों की जो बोल सकते हैं कि मनोवृत्ति जो चेंज हुई है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? छोटे छोटे नाबालिग बच्चे बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देते हैं या बड़े बड़े मर्डर केसेस में वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक आपराधिक गतिविधियां जो लगातार बढ़ती जा रही है, एक अलग तरीके से, एक अलग रौद्र रूप में, कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो ये अभी साइबर वर्ल्ड है पूरा, सब लोग अब पहले जो ग्राउंड पे लोग बच्चे खेलने जाते थे, अब उनकी संख्या में थोड़ी सी कमी आई है। अगर आप देखेंगे तो घर में मोबाइल पे ही वो लगे रहते हैं, ग्राउंड ही नहीं बचे ना सर बच्चों के खेलने के लिए। जी, तो इस तरह से वो लोग, अब उनका फोकस बेसिकली इंडोर गेम्स में, हाँ, मोबाइल्स पे हो गया है, नेट पे लगे रहते हैं। तो वो नेट पे इतनी ज़्यादा कौन सी इंफॉर्मेशन हमको लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, इसका कोई भी क्राइटेरियन नहीं है, इसमें कोई ऐसी फिल्टर नहीं लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मनोवृत्ति पर प्रभावित करती हैं, क्योंकि आप जैसा देखते हैं वैसे ही फील करते हैं। बचपन में फिल्में देखता था तो फिल्मी टाइप से नौकरी करने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसे ही ये क्या देख रहे हैं, ये क्या महसूस कर रहे हैं, कौन सी घटना में, किस घटना में ये, अच्छा, फिर जिसकी जैसी मनोवृत्ति होती है वो वैसे ही उस घटना को लेता है। कोई उसको डिटेक्ट के बहाने से लेगा, अच्छा ऐसे डिटेक्शन होता तो कोई व्यक्ति उसको, बच्चा उसको ऐसे लेगा, अच्छा ऐसे कह सकती है ये घटना। तो निश्चित रूप से फोकस इनका जो नेट पे, जो नेट की दुनिया में ये इनका जो फोकस बढ़ा है और फिल्ट्रेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी है। बाकी चूंकि पहले से भी ऐसे होते रहे हैं, काफी हिंसक वारदातें पहले से भी होती रही हैं, लेकिन पहले बहुत कम सुनने में आती थी, अब तो ये नियमित का मामला हो गया है। एक कारण है, पहले भी होती थी, अभी भी होती हैं। फर्क इतना है कि पहले हमें सुनने में 3 से 4 दिन लग जाते थे, मतलब पहले आज हमें सूचना का प्रसारण 1 मिनट में, आज हमें कई घटनाओं का व्हाट्सएप से पता चलता है। मीडिया इतना जागरूक हो गया है कि हमें, कि यहाँ पर एक्सिस बैंक में डकैती हो गई है या लूट हो गई है, तो हमें मीडिया से जैसे ही हम देखते हैं तो हम स्पॉट पे पहुंचते हैं। क्योंकि इतना जबरदस्त जो सोशल मीडिया का वो है, मतलब तुरंत सूचना प्रसारण बहुत तेजी से होता है, इस वजह से हमें ऐसा लग रहा है। वरना ग्वालियर में कोई ऐसी घटना घटी, पहले भी बहुत हुआ, हाँ, वहाँ के ग्वालियर के पेपर में आ जाएगा तो यहाँ के लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन अब आज अगर बिहार में भी कोई घटना हो रही है तो आज आपको इंदौर बैठे तुरंत पता चल रही है। तो इस वजह से वो जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क बढ़ा है, बाकी पैटर्न उस कारण से बोला जा सकता है कि ज्यादा केसेस सुनने में आते हैं। बाकी निश्चित रूप से साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ा है और काफी मल्टीप्लाइड हो रहा है, क्योंकि साइबर वर्ल्ड है ये, और साइबर क्राइम ही मेन फोकस रहेगा पुलिस की सबसे बड़ी। इसका निराकरण क्या है? अवेयरनेस हो जनता में, एक जागरूकता होनी चाहिए अपनी चीजों को लेकर। साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए साइबर अवेयरनेस से बेहतर कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आप फील्ड में कोई व्यक्ति घूम रहा है, वहाँ वारदात हो रही है, आप उनको पकड़ सकते हो, लेकिन जो अपने घर बैठा हुआ है, और अपराधी भी घर बैठा हुआ है, और जो उसका शिकार हो रहा है, पीड़ित भी घर बैठा हुआ है, वो घर में बैठे हुए हैं और नेट से चला रहे हैं। तो इसमें साइबर अवेयरनेस से बेहतर कोई विकल्प हो नहीं सकता। और ये धीरे धीरे करके, जैसे हम लोग लगातार एडवाइजरी जारी करते हैं, और लगभग मुझसे कई लोग मीडिया में जुड़े हुए हैं, मीडिया के माध्यम से ही मेरी एडवाइजरी काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट होती है, तो उसमें हम केस स्टडी लिखते हैं कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अतः ये सावधानियां रखें। तो हम और कई विभिन्न एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं, और साइबर अवेयरनेस के अलावा फिलहाल कोई इफेक्टिव टूल नहीं है, और ये अवेयरनेस से ही खत्म होगा। धीरे धीरे करके लोग अवेयर हो रहे हैं। सर, हमने देखा कि ये जो साइबर क्राइम है, इसमें जो अपराधी होते हैं लगभग सभी आईटी के बहुत विशेष ज्ञाता होते हैं। कोई अनपढ़ जाहिल इस प्रकार का काम करता नहीं है, मतलब वो सक्षम है, क्षमता है, जॉब नहीं करनी है, नौकरी नहीं करनी है, धोखाधड़ी करनी है, अपराध करना है। मतलब कहीं ना कहीं एक मानसिकता ही है कि एक सीधा साधा रोजगार उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो एक ऐसा माध्यम चाहिए कि घर बैठे रहें, बहुत करना भी ना पड़े कोई काम, और पैसा अच्छा आ जाए। तो ये एक ऐसी विचारधारा जो युवाओं में लगातार बोला जा सकता है प्रवाहित हो रही है, बढ़ रही है। इसके लिए कैसे देखते हैं आप स्वयं में, क्योंकि युवा हैं और काफी सकारात्मक हैं, तो युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आखिरकार क्यों अपनी जो एफर्ट्स हैं, अपनी जो पॉजिटिविटी है, अपना जो हुनर है, उसको एक सही दिशा में यूज करने की जगह अपराधों में? ये बेसिकली ये एजी मनी होती है इनके लिए। ये कुछ 1-2 साल काफ़ी चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे कई इलाके हैं, बिहार के कुछ क्षेत्र के हैं, राजस्थान के कुछ लोग हैं, जो आरोपी है राजस्थान के कुछ गांव के हैं, वो लोग बेसिकली वहाँ बैठे बैठे, बहुत इजी मनी है ये। किसी को भी सुबह से लेके 50 कॉल लगाए, उसमें 2 या 3 फंस गए, उसमें से 50,000 1 लाख कमा लिया,
दैट्स सफिशिएंट। बेसिकली मेरा तो यही कहना है कि कभी भी इजी मनी के लिए प्रयास ना करें। और प्रॉब्लम क्या होगी, इनका फोकस बेसिकली बहुत जल्दी से पैसा कमाया जाए, कहीं ना कहीं इन विचारों से वो प्रभावित होते हैं। तो इस तरह की ये घटनाएं साइबर क्राइम में लगातार बढ़ रही हैं। और चूंकि उनको कहीं जाना भी नहीं है, अपने घर बैठना है, सुबह से लेकर शाम तक कॉलिंग करनी है, जो फंस गया वो हो जाएगा। नहीं तो उनका ये लगातार का रूटीन हो गया है। जो युवा हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अपने कड़ी मेहनत से पैसा कमाएं, इजी मनी और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में न रहें। पैसा जो लिखा होगा वो जीवन में आएगा। कड़ी मेहनत से करेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको सम्मान मिलेगा। देर सवेरे ये जो अपराधी है इन पर कार्रवाई होगी। क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, मेरी पूरी तैयारी है। कोरोना जो कि इंटरेस्टेड काफ़ी इंट्रेंसेज है मूवमेंट में, क्योंकि टीमों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। कोरोना के समय हम बिल्कुल प्लान्ड हैं और मैंने पूरी प्लानिंग, हम सभी लोगों ने सीनियर ऑफिसर्स के डायरेक्शन में पूरी प्लानिंग कर ली है। और जैसे ही कोरोना खत्म होगा हम बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे इसमें। सर कैसे देखते हैं, काफ़ी बोला जा सकता है कि प्रेशर रहता होगा, लगातार अपराध होते रहते हैं, अपराधियों की धरपकड़ भी आप करते रहते हैं, आपकी टीम भी करती रहती है। फ्री टाइम में क्या करते हैं? कभी कोई फ्री टाइम ऐसा कुछ निकलता है जिसमें लगता है कि अब ये करना चाहिए, या खुद को थोड़ा सा बोला जा सकता है प्रेशर से मुक्त करने के लिए क्या कोई योगा या कोई ऐसा कोई? जब मैंने ज्वाइन किया था तब तो क्योंकि सब कुछ खुला हुआ था, तो मैं क्रिकेट खेलने जरूर जाता था ग्राउंड पे, जिम खाना वाले उस पर। तो मतलब 1 घंटे 45 मिनट्स क्रिकेट खेल लिया था, उससे रिफ्रेश हो जाता था। फिर कोरोना में चूँकि ये सारे ग्राउंड्स वगैरह बंद हो गए तो मैं योगा करता हूँ। तो कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको सबसे पसंद हो वो आपको रिफ्रेश करेगी, आप फिर से नए काम के लिए फिर से आप फ्रेश हो जाओगे। दूसरा, तो अपने अधीनस्थों को भी आप मोटिवेट करते हैं इस टाइप की एक्टिविटी के लिए, योगा के लिए या क्रिकेट खेलने के लिए या अदर एक्टिविटीज के लिए? मोटिवेट करता हूं पर उनको फोर्स नहीं करता हूं। मोटिवेट करता हूं, करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं कि तुम करो, क्योंकि ये सबके अपने अपने जीवन की स्वतंत्रता होती है, किसको जैसा ठीक लगता है। पर सर वो स्वतंत्रता, एक छोटा सा मेरा भी व्यक्तिगत प्रश्न है कि पुलिस महकमे में आने के समय तो फिजिक बहुत अच्छा होता है, और थोड़े समय बाद देखा जाता है कि जो कांस्टेबल होते हैं या जो टीआई होते हैं या जो एसआई होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, का फिजिक काफ़ी बिगड़ जाता है। या तो खान पान पे बोला जा सकता है कि ध्यान नहीं देते हैं, या फिर अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आपने बोला कि क्रिकेट खेलना चाहिए, योगा करना चाहिए, तो क्या उनको कोई टिप्स देना चाहते हैं आप? ठीक है, आप फोर्स नहीं करते हैं किसी को, ये बहुत अच्छी बात है, पर एक अगर कोई अच्छी आदत आप में है कि आप अपने फिजिक का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम फिट रहेंगे तब तो हम शहर के लिए कुछ कर पाएंगे। बेसिकली उनका जो कहीं ना कहीं हेल्थ डिस्टर्ब होती है, उसमें अगर आप देखेंगे तो वर्किंग आवर्स डिसाइडेड नहीं है। कोई यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है कि सुबह 10 बजे ड्यूटी पे आना और शाम को 8 बजे जाना है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, कई नाइट तक आपको जगना पड़ता है, फिर सुबह सो रहे हैं, जैसे गश्त होती है, मेरी भी गश्त होती है, तो रात को गश्त पे निकलेंगे। अब वो रूटीन पूरा बिगड़ गया। अब सुबह 5 बजे गश्त खत्म होगी, फिर सोएंगे, तो फिर दिन का रूटीन बिगड़ गया। कहीं ना कहीं वर्किंग आवर्स भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा, निश्चित रूप से अगर आप अवेयर रहेंगे, गश्त भी अगर 1 वीक में पड़ेगी तो 1 पड़ेगी या 2 पड़ेगी, बाकी 4 दिन 3 दिन आप कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अगर करना चाहेंगे तो लोग करना चाहिए। और अभी आप देखेंगे काफ़ी अवेयरनेस आई है। मेरे क्राइम ब्रांच में कई लोग हैं जो कोई ना कोई बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग रनिंग करते हैं। तो अब अवेयरनेस आई है अपनी फिजिक के प्रति। और दूसरा, चूंकि कोरोना के समय ये भी मालूम है कि हमें रेजिस्टेंस पावर मजबूत करनी होगी, तो कहीं ना कहीं लोग इस पर अभी ध्यान दे रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। सर, एक आपके व्यक्तिगत जीवन से एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। आपकी धर्मपत्नी भी चूंकि इसी फील्ड से जुड़ी हुई है, पुलिस महकमे से ही है, तो ये जो विवाह हुआ आप दोनों का, ये प्रेम विवाह है या फिर परिवार की रजामंदी से उन्होंने सर्च किया आपके लिए कि कौन जीवन संगिनी होनी चाहिए? ये परिवार की सहमति से और दोनों की सहमति से, दोनों परिवारों की और हमारी और मेरी पत्नी की सहमति से ये हुआ है। वो 2014 बैच की डीएसपी है जी। और अभी जबलपुर में पोस्टेड है आईजी ऑफिस में। चूँकि बच्चा भी छोटा है मेरा, अभी एक 1.25 साल का बच्चा है, तो ऐसी स्थिति में उसको यहाँ अभी इंदौर ट्रांसफ़र अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ उसके पेरेंट्स हैं जी। और उसको भी जॉब पे जाना पड़ता है, तो एटलीस्ट उसके पेरेंट्स हैं, तो वो बच्चे की अभी देखरेख हो रही है। इंदौर में थोड़ा सा कोरोना का जबलपुर से ज़्यादा सीरियसनेस है, हालांकि यहाँ पे भी कंट्रोल काफ़ी चीज़ें हो रही है। पर चूँकि यहाँ क्या होगा, फिर उसके पेरेंट्स नहीं आ पाएंगे, मैं भी जॉब पे जाऊँगा, वो भी जॉब पे जाएगी। चूँकि क्राइम ब्रांच मेरा काफ़ी रेस्पॉन्सिबल है, जिसमें किसी टाइम का कोई टाइम लिमिट नहीं है। वो भी अगर जॉब पे जाएगी तो बच्चे को कौन देखेगा? तो इस वजह से मैं अभी वेट कर रहा हूँ, जैसी परिस्थितियाँ ठीक होंगी और थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं कोरोना से। तो निश्चित रूप से मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, फिर डेफिनेटली मैं अपनी फैमिली को वापस लाऊँ। सर, एक अंतिम प्रश्न, इंदौर के लिए कैसे देखते हैं? क्या आपके जहन में है, क्या है आपके सपनों का इंदौर
कैसे संवर सकता है ये इंदौर, और कैसे अपराध और अपराधियों पे, क्योंकि बोला जाता है कि जनता में पुलिस को लेकर के खौफ ज़्यादा होता है। एक आम आदमी जब अपनी एफआईआर लिखवाने जाता है तो वो खुद में इतना डरा हुआ होता है, फरियादी होने के बावजूद अपनी एफआईआर उतनी आज़ादी के साथ नहीं लिखवा पाता। तो थाने स्तर पे जो सुनवाई नहीं होती उससे जनता में खौफ बहुत ज़्यादा होता है, बशर्ते अपराधियों के। अपराधी डरते नहीं, बेखौफ घूमते हैं। कैसे देखते हैं? चूँकि थानों पे काफ़ी ज़्यादा ओवरबर्डन होता है, निश्चित रूप से कई बार ऐसा हो जाता है काम की अधिकता की वजह से अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दे पाते, इस तरह की शिकायत आती हैं। और धीरे धीरे करके इनमें काफ़ी अवेयरनेस आ रही है, काफ़ी चीज़ों में सुधार हो रहा है। और निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि इंदौर में अगर आप कोई भी गलत काम करेंगे तो आपको इंदौर डिफेम करेगा। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको हाथों हाथ उठाता है। तो लोग काफ़ी बेहतर है यहाँ के और अवेयर है, और जिस तरह से स्वच्छता में भी नंबर बनाता है पूरे देश में, तो इंदौर में काफ़ी पॉजिटिविटी है। अगर मध्य प्रदेश में अगर कहीं भी मतलब बेहतर, जो मैं कई जगह जॉब किया है, निश्चित रूप से इंदौर के लोग काफ़ी बेहतर है और अवेयर हैं चीज़ों के लिए, और आपकी आगे बढ़ के मदद करते हैं। जहाँ भी सपोर्ट, पब्लिक का सपोर्ट चाहिए होता है पुलिस में, इंफॉर्मेशंस भी देते हैं वो, और स्वयं एक सिविक सेंस भी उनमें बेहतर है, और एक नागरिक होने की जिम्मेदारी वो काफ़ी हद तक निभाते हैं। सर, आप जनता से डायरेक्ट जुड़ने के लिए क्या कोई ऐसा कोई माध्यम आपने तैयार कर रखा है कि आप चाहें तो मुझसे डायरेक्ट अपनी समस्याएं कह सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही? क्योंकि सूत्रधार तो आपके भी काफ़ी सारे होते हैं जी, स्रोत तो बहुत सारे होते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के, तो जनता आपसे डायरेक्ट जुड़े इसके लिए क्या कोई माध्यम तैयार करके रखा है आपने? बेसिकली मैं जब CFC परदेसीपुरा था तो 8 महीने CFC परदेसीपुरा रहा, उसका ही मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है, क्योंकि लोग से जीवन संपर्क रहा उस समय। प्लस अभी हम जो क्राइम ब्रांच में हैं, जैसे क्राइम वॉच है, तो क्राइम वॉच में भी लगातार लोग फ़ोन करते हैं, उनकी शिकायतें आती हैं। इसके अलावा सिटीजन कॉप है, सिटीजन कॉप में भी लगातार शिकायतें आती हैं। और अगर आप देखें कहीं भी मेरे ऑफिस में तो लगातार हमेशा भीड़ ही रहती है, क्योंकि साइबर क्राइम की काफ़ी एप्लीकेशन लोग लेके आते हैं। तो चूँकि साइबर जो हेल्पलाइन है, सिटीजन कॉप है, क्राइम वॉच है, वी केयर फॉर यू है, तो इसके माध्यम है, इससे माध्यम से पब्लिक डायरेक्ट हमसे जुड़ती है और लगातार कंप्लेंट्स आती है और डायरेक्ट हमसे मिलते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, पॉलिटिकल प्रेशर कितना होता है? क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर होता तो है और दिखता भी है, और सभी पर होता है, चाहे प्रशासनिक महकमे की बात की जाए या निगम प्रशासन की बात की जाए। और बात अगर पुलिस प्रशासन की जाए तो शायद सबसे ज़्यादा प्रेशर में पुलिस प्रशासन ही होता है। तो ये प्रेशर होता कैसा है? क्या कभी आपको भी महसूस हुआ? मेरे विचार से बड़े बड़े गुंडे उठा लिए आपने, धरपकड़ कर दी, से नामचीन गुंडों को उठा लिया, तो मेरे विचार से बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। ये मैं आपको बताऊं, जब कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, जब कोई लीडर बनता है, चाहे वो कोई भी रेस्पेक्टेड बड़े पद पे होते हैं, तो उनसे जनता जुड़ी होती है, तो वो जनता उन्हीं से एक्सपेक्ट करती है, तो उनके पास जाती है, कई बार थाने भी जाती है। तो अगर वो फ़ोन करते हैं और जेन्युइन बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसका रेस्पॉन्स देना चाहिए। ये डिपेंड हम पर करता है, क्योंकि प्रेशर तो मेरे विचार से कोई कभी अनड्यू बात के लिए फ़ोन नहीं करता। अगर कोई पॉलिटिशियन अगर फ़ोन करते भी हैं कि भाई इसमें देखो, इसमें क्या है, जब उनको अगर बता दिया जाएगा कि इस मैटर में ये है, तो निश्चित रूप से कहीं कोई ऐसा अनड्यू कोई छोड़ने की या कोई कार्रवाई न करने के लिए कोई कहता भी नहीं है। अवेयरनेस काफ़ी है, और मैं समझता हूँ। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगी, अगर प्रेशर नहीं होता तो फिर अच्छे चलते हुए काम में ये ट्रांसफ़र की गाड़ी कहाँ से आ जाती है? काम तो बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, जनता भी खुश थी, कार्रवाइयाँ भी अच्छी हो रही थी, अपराधों पर भी लगाम था, फिर ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफर बेसिकली क्या होते हैं, दूसरे लोग जो दूसरे ऑफिसर्स भी लगे रहते हैं इंदौर आने के लिए, उनकी फैमिली रहती है, उनके भी काफ़ी कुछ सर्कमस्टेंसेज रहती हैं, तो वो उनकी जगह आना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा प्रयास करते हैं, तो इस वजह से ट्रांसफ़र होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं समझता कि कोई ऐसे ट्रांसफ़र होते हैं जो पॉलिटिकल प्रेशर में। हाँ, कोई अगर घटना ऐसी हो गई हो जो सोशल मीडिया में काफ़ी, जिसका पब्लिक इम्पैक्ट काफ़ी नेगेटिव है, तो अगर उसकी गलती पाई जाती है, गलती नहीं, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इससे वो क्रिएट हुआ है, तब ट्रांसफर मेरे विचार से ऐसा कुछ नहीं है। आपके व्यक्तिगत जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता ट्रांसफर का कि हाँ ठीक है, दूसरे शहर की जिम्मेदारी संभालेंगे? नहीं, बिल्कुल। बेखौफ कार्यशैली के साथ अपने कर्तव्य पथ पर लगातार सतत अग्रसर हैं इंदौर के क्राइम एडिशनल एसपी। हमारा ये था विशेष संवाद। सफरनामा कार्यक्रम में एक नए चेहरे और एक नई ऊर्जा के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 न्यूज़ के साथ। सफरनामा।